ओके, ब्रेक के बाद आप लोग को फिर से स्वागत है। थोड़े इमरजेंसी कारण की वजह से वीडियो ब्रेक हो गया था, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रेक से पहले हम लोग फ्लेक्सिबल बजट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। चलो अभी इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 10 समझेंगे। फटाफट रीड करो एग्जाम्पल 10। ठीक है, ओके। For production of 10,000 units, the following are budgeted expenses. ये जो बजटेड एक्सपेंसेस दे रहा है ये 10,000 यूनिट्स के लिए। याद रखो, ये जो डाटा दे रहा है ये 10,000 यूनिट्स के लिए। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 48, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 24 रुपया, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 20 रुपया, फिक्स्ड ओवरहेड 1,20,000, टोटल बेसिस में 1,20,000। क्योंकि ये डाटा 10,000 यूनिट्स के लिए दिया है तो इसीलिए पर यूनिट 12 रुपया आ रहा है। वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट 4 रुपया पर यूनिट, सेलिंग एक्सपेंसेस 12 रुपया पर यूनिट, जो कि 10% फिक्स्ड है। अगर 12 रुपया में 10% फिक्स्ड होगा तो 90% वेरिएबल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 40,000 फिक्स, लेकिन पर यूनिट 4 रुपया। देखो 10,000 में 40,000 तो पर यूनिट डेफिनेटली 4 रुपये ही आएगा। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड, प्रिपेयर ए बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 7,000 यूनिट्स एंड 9,000 यूनिट्स। ये जो डाटा दिया है ये 10,000 यूनिट्स के लिए। हमें बजट बनाना पड़ेगा 7,000 यूनिट्स के लिए और 9,000 यूनिट्स के लिए। देखो, जब डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए तुम बजट बनाओगे, वो बजट को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। देखो, फ्लेक्सिबल बजट से 2 प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से सुनो, फ्लेक्सिबल बजट से 2 प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ये जो एग्जांपल 1, ये मान लो मेरे लिए टाइप 1। अब बोलेंगे सर टाइप 1, देखो 2 प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। मतलब फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन का फ्रेमिंग 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। एग्जाम्पल 10 को समझो ये टाइप 1, एग्जाम्पल 10 को समझो ये टाइप 1। मतलब एक लेवल में एक्सपेंसेस दे देगा। यहां पे एक लेवल दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स में ये सारा एक्सपेंसेस हुआ है। टाइप 2 10,000 यूनिट में दे देगा, 12,000 यूनिट में दे देगा। मतलब 2 लेवल में एक्सपेंसेस देगा। 2 लेवल ऑफ क्वांटिटी या 2 लेवल ऑफ यूनिट में इंफॉर्मेशन देगा। ये हमारे लिए टाइप 2। एक लेवल ऑफ क्वांटिटी, एक लेवल ऑफ यूनिट में इंफॉर्मेशन देगा, ये हमारे लिए टाइप 1। तो टाइप 1 बहुत आसान है। तो टाइप 1 क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं। देखो, पहले समझेंगे, फिर उसके बाद आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको कॉपी करेंगे। पहले समझने का बात है। देखो, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 48। ठीक है। मैंने बोला था अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो डायरेक्ट मटेरियल हमेशा वेरिएबल होगा। चलो, इसका नेचर हो जाएगा वेरिएबल। मेरे साथ साथ तुम क्वेश्चन में भी मार्किंग करो। डायरेक्ट मटेरियल को हम वेरिएबल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो डायरेक्ट मटेरियल को हम वेरिएबल अज्यूम करते हैं। ठीक है, ओके। अगर पर यूनिट के लिए 48 होगा तो 10,000 के लिए 10,000 इंटू 48, 7,000 के लिए 7,000 इंटू 48, 9,000 के लिए 9,000 इंटू 48। ठीक है, ओके। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 24 रुपया। डायरेक्ट लेबर का नेचर भी साइलेंट है तो इसीलिए इसको भी हम वेरिएबल कॉस्ट मानेंगे। तो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 24 रुपया। तो 10,000 यूनिट के लिए 10,000 इंटू 24 और 7,000 यूनिट के लिए 7,000 इंटू 24, 9,000 यूनिट के लिए 9,000 इंटू 24। चलो, वेरिएबल ओवरहेड ये भी वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड ये तो फिक्स्ड दिया हुआ है, वेरिएबल एक्सपेंसेस ये वेरिएबल, सेलिंग एक्सपेंसेस देखो बेटा, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट कितना 12 रुपया।
तुम क्वेश्चन में मेरे साथ साथ मार्क करते चलो, क्योंकि ये जो एनालिसिस हो रहा है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। चलो, सेलिंग एक्सपेंसेस बेटा पर यूनिट कितना, 12 रुपया, जिसमें से 10% फिक्स्ड, तो 10% हो जाएगा 1.2, तो 90% हो जाएगा वेरिएबल। तो 12 रुपया का 90% देखो कितना हो रहा है, 12 रुपया का 90% तुम्हारा हो रहा है 10.8। चलो 10.8 तो वेरिएबल, तो इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट का रूल लगेगा। ये जो 1.2 ये फिक्स्ड, इसको हम टोटल बेसिस में कंप्यूट करेंगे, तो ये 1.2 पर यूनिट, तो पर यूनिट 1.2, इसका मतलब 10,000 यूनिट के लिए कितना होगा, 1.2 इंटू 10,000, ये 12,000 हो रहा है। तो ये 12,000 तुम्हारे लिए फिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000 ये फिक्स्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये 4 रुपया, जिसमें से 20% फिक्स, ये सेलिंग एक्सपेंसेस के हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाएगा, मतलब इस तरीके से एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मेन सॉल्यूशन को चलेंगे। ये क्या हो रहा है, इतना टाइम ले रहा है सेव होने के लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, लिखो आंसर लिखो। देखो सॉल्यूशन, फ्लेक्सिबल बजट फॉर 7,000 और 9,000 यूनिट्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम 7,000 और 9,000 यूनिट्स के लिए फ्लेक्सिबल बजट बनाओ, लेकिन हम क्या करेंगे ना, 7,000 यूनिट्स के लिए भी तो बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। 9,000 यूनिट्स के लिए भी बनाएंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। हम हमारे लिए 10,000 यूनिट्स के लिए भी एक कॉलम डाल देंगे, हम हमारे लिए 10,000 यूनिट्स का एक कॉलम भी डाल देंगे। आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा उसका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे ऊपर, अगर हम 10,000 का कॉलम भी दे देंगे तो। चलो लिखो पर्टिकुलर, 3 कॉलम बनाओ, एक होता है पर्टिकुलर, और एक होता है 7,000 यूनिट्स के लिए, और एक होता है 9,000 यूनिट्स के लिए, और एक होता है 10,000 यूनिट्स के लिए, ठीक है। लिखो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, बोलो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 48 था, तो 48 पर यूनिट, तो 7,000 यूनिट के लिए 7,000 इंटू 48 3 लाख 30, 9,000 के लिए 9,000 इंटू 48, 10,000 के लिए 10,000 इंटू 48। डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल था, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल था, तो उसका पर यूनिट 24 रुपीज था, तो 24 इंटू 7,000, 24 इंटू 9,000, 24 इंटू 10,000। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 20 रुपया था, तो 20 रुपया इंटू 7,000, 20 रुपया इंटू 9,000, 20 रुपया इंटू 10,000। फिर उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस ये डायरेक्ट, ये भी तुम्हारा वेरिएबल, तो 4 रुपया इंटू 7,000, 4 रुपया इंटू 9,000, 4 रुपया इंटू 10,000, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट देखो सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल पोर्शन 10.8 ऑलरेडी मैं एनालिसिस कर चुका हूं। तो वेरिएबल पोर्शन 10.8 इंटू 7,000, 10.8 इंटू 9,000, 10.8 इंटू 10,000। अरे हाँ या ना? हाँ सर। फिक्स्ड पोर्शन 12,000 आया था, 12,000 12,000 12,000। चलो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से तो पूरा का पूरा फिक्स्ड 40 40 40। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वेरिएबल पोर्शन 80%, तो 4 रुपए का 80% 3.2, तो 3.2 इंटू 7,000, 3.2 इंटू 8,000, सॉरी 9,000, 3.2 इंटू 10,000। फिक्स्ड पोर्शन तुम कंप्यूट कर सकते हो, 8,000 आ रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। चलो टोटल कॉस्ट हो रहा है 9,50,000, 11,70,000, 12,80,000। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन 10 या एग्जाम्पल 10। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 रीड करो। फटाफट एग्जाम्पल 11 रीड करो। ड्रॉ अप ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस on the basis of the following data and determine the overhead rate at 70%, 80% and 90% capacity। देखो 80% कैपेसिटी में डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है वो 80% कैपेसिटी में, एक बार चेक करो। हाँ, हमें बजट बनाना है 70% कैपेसिटी में, 90% कैपेसिटी में, एंड बजट ऑलरेडी 80% कैपेसिटी में दिया हुआ है। ओके, ठीक है, चलो रीड करो। वेरिएबल ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर 12,000, स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स 4,000। ये दोनों का नेचर वेरिएबल, ये दोनों का नेचर वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में पावर जो 30% फिक्स, 70% वेरिएबल, रिपेयर में 60% फिक्स, 40% वेरिएबल। ओके, फिक्स्ड ओवरहेड डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी, टोटल ओवरहेड, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर। देखो एनालिसिस करने का बात कहां है, मान लो 80% में यूनिट 80। देखो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स। ये जो 80% कैपेसिटी में मान लो कि नंबर ऑफ यूनिट्स 80, तो 90% कैपेसिटी में नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा 90, 70% कैपेसिटी में नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा 70। तुम ऐसे एनालिसिस कर सकते हो कि 12,080 के लिए तो 90 के लिए कितना होगा, 12,080 के लिए तो 70 के लिए कितना होगा। ये होगा तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड के लिए। अब देखो पावर को मैं एनालिसिस कर रहा हूं, जैसे मैंने पावर का एनालिसिस करूंगा मतलब सिमिलरली रिपेयर का एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि ये सेमी वेरिएबल। ठीक है, चलो पावर का एनालिसिस समझने के लिए कोशिश करते हैं। पावर एक्सपेंसेस कितना 20,000, पावर एक्सपेंसेस कितना 20,000। ठीक है, तो पावर एक्सपेंडिचर 20,000, 20,000 से 30% फिक्स्ड, तो 70% क्या होगा वेरिएबल हो जाएगा। बोले यस और नो। अगर 30% फिक्स्ड होगा तो 70% वेरिएबल होगा। ठीक है, चलो 20,000 का 30% कितना देखो सर, 20,000 का 30% 6,000। ओके,
70% कितना होगा 14,000। ये 14,000 80 यूनिट के लिए, तो तुम पर यूनिट निकालोगे 14,000 डिवाइड बाई 80, तो पर यूनिट मिल जाएगा। इसको 70 में मल्टीप्लाई करोगे तो 70 के लिए हो जाएगा, इसको 90 में मल्टीप्लाई करोगे 90 के लिए हो जाएगा। सिमिलरली रिपेयर का भी एनालिसिस हो जाएगा। चलो आंसर लिखते हैं। लिखो फ्लेक्सिबल बजट फॉर 70%, 80% और 90% कैपेसिटी। फ्लेक्सिबल बजट फॉर 70%, 80% and 90% कैपेसिटी। तो पर्टिकुलर कलर चेंज कर देते हैं। पर्टिकुलर 70%, 80%, 90%, ठीक है। ओके, तो पर्टिकुलर में लिखो पहले इनडायरेक्ट लेबर। बोलो इनडायरेक्ट लेबर का कैलकुलेशन कैसे होगा। सर इनडायरेक्ट लेबर 12,000 था, 12,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 70 करोगे तो इधर आएगा 10,500, यहाँ पे 12,000, 90 में हो जाएगा 13,500, 90 में हो जाएगा 13,500। ओके, फिर उसके बाद स्टोर्स। स्टोर्स देखो 80% में कितना, 80% में 4,000, तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करो 4,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 70, 3,500, फिर उसके बाद 4,500, 3,500, फिर उसके बाद 4,500। यहाँ पे लिखो ये वेरिएबल, यहाँ पे भी वेरिएबल। नेक्स्ट लिखो पावर। पावर के अंदर, पावर तो सेमी वेरिएबल है ना, तो इसके अंदर वेरिएबल पोर्शन, फिर इसके अंदर फिक्स्ड पोर्शन, ठीक है। चलो खुद एनालिसिस करो, पावर का वेरिएबल कितना होगा, पावर का फिक्स्ड पोर्शन कितना होगा। देखो पावर कितना था, पावर था 20,000 इंटू 30%, तो पावर का फिक्स्ड हो जाएगा 6,000, 6,000, 6,000, ये फिक्स्ड पोर्शन। अब 20,000 इंटू 70% डिवाइड बाई 80 इंटू 70, ये 12,250, यहाँ पे 14,000, यहाँ पे 15,750। फिर पावर के बाद रिपेयर, पावर के बाद रिपेयर्स, तो रिपेयर्स भी तुम्हारा सेमी वेरिएबल, इसमें वेरिएबल पोर्शन देखो, फिर फिक्स्ड पोर्शन देखो। बस खुद कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा कोशिश करो। और रिपेयर तुम्हारा 2,000 इंटू
60% फिक्स्ड, तो फिक्स्ड हो जाएगा 1200, 1200, 1200। तो वेरिएबल हो रहा है 800, तो 80% में 800, तो 800 डिवाइड बाई 80 करोगे तो 10 रुपया, तो इधर 700 आएगा, यहाँ पे 900 आएगा। ओके, फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन तो पूरा का पूरा फिक्स्ड, तो डिप्रिसिएशन सीधा लिखो 11,000, 11,000, 11,000। डिप्रिसिएशन के बाद इंश्योरेंस, ये भी पूरा फिक्स्ड, तो इंश्योरेंस में लिखो 3,000, 3,000, 3,000। इंश्योरेंस के बाद सैलरी, ये पूरा का पूरा फिक्स्ड पोर्शन 10,000, 10,000, 10,000। अब देखो टोटल कितना आ रहा है, फटाफट टोटल कंप्यूट करो, काउंट करो। टोटल हो रहा है 58,150, तुम खुद कंप्यूट करो। 62, 65,850। अब देखो लेबर आवर, क्योंकि हमें वेरिएबल ओवरहेड पर आवर निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। वेरिएबल ओवरहेड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट, ओवरहेड रेट का मतलब होता है ओवरहेड रेट पर आवर। क्वेश्चन के हिसाब से हमें डिटरमाइन करना होगा ओवरहेड रेट, ठीक है। तो ओवरहेड रेट का मतलब ओवरहेड पर आवर, तो इसीलिए हमें लेबर आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेबर आवर के हिसाब से कंप्यूट करेंगे। 80% में लेबर आवर 124,000, तो 70% में लेबर आवर कितना होगा चेक करो। अगर 1,24,000 80% में, तो 70% में लेबर आवर हो जाएगा 1,08,500। कैसे? 1,24,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 70। 90 में कितना होगा? 90 में होगा 1,39,500। अब देखो ओवरहेड रेट पर आवर आ जाएगा 1,08,500 डिवाइड बाई 58,150 डिवाइड बाई 1,08,500। तो 58,150 डिवाइड बाई 1,08,500, क्या आ रहा है 0.54। इधर होगा 62 डिवाइड बाई 1,24,000, 62 डिवाइड बाई 1,24,000, यहाँ पे होगा 0.5 और 65,850 डिवाइड बाई 1,39,500, ये इधर हो जाएगा 0.47। बस हो गया तुम्हारा इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल 11, हो गया तुम्हारा इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल 11।
एग्जाम्पल 12 रीड करो। फटाफट एग्जाम्पल 12 रीड करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 2014 and condition expected to prevail in 2015 prepare a budget for 2015। इसका मतलब हम 2014 का इंफॉर्मेशन देखेंगे, आगे क्या चेंज होगा उसको भी कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद 2015 का बजट बनाएंगे। चलो 2014 का इंफॉर्मेशन पहले रीड करो। 2014 में सेल्स, ये एक्चुअल डाटा दिया हुआ है, सेल्स 40,000 यूनिट्स, सेल्स अमाउंट 1 लाख, यानी 2014 में तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना था 1 लाख डिवाइड बाई 40,000, तो सेलिंग प्राइस था 2.5। देखो बेटे बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ेगा, अगर तुम खुद बहुत सारा एनालिसिस नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, जो एनालिसिस करेंगे वो आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें आगे जाना है इसीलिए तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा। चलो रॉ मटेरियल 40,000 यूनिट के लिए 53,000 खर्चा हुआ था, वेजेस 40,000 यूनिट्स के लिए 11,000 खर्चा हुआ था, वेरिएबल ओवरहेड 16,000 खर्चा हुआ था, फिर फिक्स्ड ओवरहेड तुम्हारा 10,000 आया था। चलो 2000 देखो बजट हम बनाएंगे 2015 में, मतलब 2015 के लिए हम बजट बनाएंगे। ठीक है, हम बजट बनाएंगे 2015 में, तो इसीलिए 2015 में क्या चेंज होगा थोड़ा देखो। देखो 2015 में सेल्स 60,000 यूनिट्स होगा, मतलब 2014 में सेल्स 40,000 यूनिट था, तो 2015 में सेल्स 60,000 यूनिट्स होगा, तो 60,000 यूनिट्स के लिए हम बजट बनाएंगे। फिर सेलिंग प्राइस में 5% का इंक्रीज होगा, सेलिंग प्राइस में 5% इंक्रीज होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल 10%, अच्छा आई एम सॉरी 2015 में जो सेल्स होगा 60,000, उसका सेल्स वैल्यू 1,50,000, रॉ मटेरियल में 5% इंक्रीज होगा इन प्राइस, वेजेस में 10% इंक्रीज होगा इन वेजेस रेट, 5% इंक्रीज होगा इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी का मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 5% इंक्रीज होगा, 10% वेजेस रेट इंक्रीज होगा। एक एडिशनल प्लांट लगाना पड़ेगा, 1 लेथ 25,000 का, 1 ड्रिल 12,000 का, 10% depreciation is to be considered, 10% depreciation is to be considered। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर बहुत आसान से मिल जाएगा, तुम लिखते रहो, समझो मेरे साथ साथ। हम एक एक एनालिसिस करेंगे, एक एक वर्किंग बनाएंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे। चलो लिखो फ्लेक्सिबल बजट। फॉर 2015 ब्रैकेट में 60,000 यूनिट्स, फ्लेक्सिबल बजट फॉर 2015 विद इन ब्रैकेट लिखो 60,000 यूनिट्स। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो पहले लिखो रॉ मटेरियल,
पहले लिखो रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल 2014 में कितना था, 53,000। समझने के लिए कोशिश भी करो, 2014 में रॉ मटेरियल 53,000 था बेटा, ये 40,000 यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो पर यूनिट्स कितना आया एक बार चेक करो, 53 डिवाइड बाई 40, तो पर यूनिट्स आ रहा है 1.325, ठीक है। अब कह रहा है कि रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो 5% इंक्रीज होगा, तो 1.325 इंटू 1.05 कर दो। 1.05 का मतलब प्लस 5%। 1.05 मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट मिलेगा कि इसका 5% ऐड हो जाएगा, इनटू 60,000 यूनिट्स के लिए हम कंप्यूट करेंगे। चलो आंसर निकालो कितना हो रहा है। अगर समझने के लिए दिक्कत हो रहा है तो खुद को डेवलप करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम खुद को डेवलप नहीं करोगे तो कॉस्टिंग पेपर तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो 1.325 इंटू 1.05 इंटू 60,000, ये आ रहा है 83,475, 83,475, ठीक है। चलो रॉ मेटेरियल हो गया, फिर वेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वेजेस के लिए कह रहा है कि 10% इंक्रीज होगा इन वेजेस रेट, 10% इंक्रीज होगा इन वेजेस रेट, फिर उसके बाद 10% इंक्रीज, सॉरी 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एफिशिएंसी। पहले एनालिसिस सीखो, फिर उसके बाद ये एनालिसिस को यहां मत लिखो, मैं तो यहां लिख रहा हूं, तुम रॉक में लिख सकते हो क्योंकि यहां मैंने फेयर आंसर दूंगा। चलो 2014 में हमारा एफिशिएंसी था 100%। आप बोलेंगे सर कैसे, देखो कह रहा है कि एफिशिएंसी 5% इंक्रीज हुआ, कौन सा ईयर में, 2015 में। तो 2014 का एफिशिएंसी हमें 100% अज्यूम करना होगा। अगर 2014 में एफिशिएंसी 100% हम लेंगे तो 2015 का एफिशिएंसी हो जाएगा 105%। ये सिंपल बात है। चलो 2014 में मेरा कितना वेजेस अमाउंट था, सर 2014 में हमारा वेजेस था 11,000। मान लो लेबर आवर, मान लो लेबर आवर एक यूनिट के लिए 1 घंटा, इसको भी अजम्पशन लेना पड़ेगा, एक यूनिट के लिए 1 घंटा, तो 40,000 यूनिट्स के लिए 40,000 आवर। सोल्यूशन लो, अगर तुम एक यूनिट के लिए 2 घंटा भी एज्यूम करोगे तो चलेगा, एक यूनिट के लिए आधा घंटा भी एज्यूम करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पे परसेंटेज में दिया हुआ है, कोई भी हाइपोथेटिकल फिगर लेके परसेंटेज बेसिस में एनालिसिस करना होगा। चलो तो रेट
पर आवर कितना, देखो रेट पर यूनिट में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रेट पर आवर, तो वेजेस तुम्हारा 11,000, आवर तुम्हारा 40,000, तो 11,000 डिवाइड बाई 40,000, देखो कितना आ रहा है 11,000 डिवाइड बाई 40,000, ये आ रहा है 0.275। चलो 2015 में वेजेस रेट में 10% इंक्रीज होगा, तो 2015 में वेजेस हो जाएगा या रेट हो जाएगा 0.275 इंटू 1.1 मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे 10% ऐड करना है, तो 0.275 इंटू 1.1, ये होगा 0.3025। अब मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 2014 में लेबर आवर कितना होगा 60,000 यूनिट्स के लिए। 2015 में लेबर आवर कितना होगा 60,000 यूनिट्स के लिए, ठीक है। चलो यहां पे एफिशिएंसी का कंसेप्ट लगेगा। देखो अगर एफिशिएंसी चेंज नहीं होता, क्योंकि 2014 में एफिशिएंसी 100%, 2015 में एफिशिएंसी 105%, अगर एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होता या एफिशिएंसी चेंज नहीं होता तो यहां पे 40,000 के लिए 40,000 आवर, इधर 60,000 के लिए 60,000 आवर हो जाता, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ रहा है इसीलिए यहां पे 60,000 आवर से कम लगेगा। एफिशिएंट अगर डिक्रीज होता तो यहां 60,000 आवर से ज्यादा लगता। चलो ठीक है, चलो 2014 में अगर 60,000 यूनिट्स में प्रोडक्शन करता, 2014 में अगर 60,000 यूनिट्स हम प्रोडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली 60,000 आवर होता, क्योंकि 2014 में तो 100% एफिशिएंसी था ना। अब एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर डिवाइड बाय एक्चुअल आवर। यहां पे 2014 का डाटा स्टैंडर्ड हो जाएगा, यहां पे 2014 का डाटा स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो 2014 का डाटा 60,000 यूनिट के लिए 60,000 आवर होगा स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड होगा 60,000 डिवाइड बाय एक्चुअल इज इक्वल टू 105%, क्योंकि एफिशिएंसी 105%। अब एक्चुअल लेबर आवर इन 2015 इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 105%, ये आ रहा है 57,142.85 आवर। अब 57,142.85 आवर के लिए 0.3025 के हिसाब से तो इंटू 0.3025 तुम्हारा लेबर वेजेस अमाउंट आ रहा है 17,000 टू 85। वेजेस अमाउंट आ रहा है 17,000 टू 85, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा सभी लोग के लिए कि ये जो एनालिसिस मैंने किया इसको, इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके 2 बार देखो। देखो एक्चुअली क्या हुआ है ना, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट हम लेबर चैप्टर में सीखे थे, ठीक है।
वो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ आके बजटिंग चैप्टर में यूज हो रहा है। अगर शॉर्टकट में तुम आंसर देने के लिए चाहोगे तो 2014 में लेबर अब वेजेस अमाउंट कितना था? 11,000। अगर तुम शॉर्टकट में आंसर निकालना चाहते हो तो एक कैलकुलेशन को कॉपी में लिखो। ये मेरा शॉर्टकट कैलकुलेशन 11,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 60,000 इंटू 1.1 इंटू 1/105%। अब बोलेंगे सर ये कैलकुलेशन क्यों? इसका फॉर्मूला वेजेस इन 2014 मतलब बेस ईयर का वेजेस डिवाइड बाई यूनिट्स 2014 इंटू यूनिट्स 2015 इंटू 1 प्लस और माइनस चेंज इन रेट इंटू 1 डिवाइड बाई 100 प्लस और माइनस चेंज इन एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला कॉपी में लिखो। ये तुम्हारा शॉर्टकट के लिए, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा चुका हूं। wages in 2014 divided by units in 2014 into units in 2015 into 1 प्लस और माइनस चेंज इन रेट। रेट का मतलब वेजेस रेट, यहाँ पे 10% इंक्रीज हुआ है तो 1 प्लस 10% मतलब 1.1 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 प्लस चेंज इन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 5% इंक्रीज हुआ है तो 100 प्लस 5% इक्वल टू 105%। अगर एफिशिएंसी डिक्रीज होता तो माइनस हो जाता। तो ये फॉर्मूला तुम लगा सकते हो। इसका कैलकुलेशन यहां पे है, इसको भी चेक कर सकते हो। 11,000 डिवाइड बाई 40,000, 40,000 2014 का यूनिट्स था इंटू 60,000, 60,000 2015 का यूनिट्स इंटू 1.1 क्योंकि रेट में 10% इंक्रीज हुआ है इंटू 1/105, 105 तुम्हारा 100 प्लस 5% चेंज इन एफिशिएंसी। ये तुम्हारा एनालिसिस है, ठीक है, ओके। बोलो शॉर्ट कैलकुलेशन में इधर लिखूंगा 11,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 60,000 इंटू 1.1 इंटू 1/105%। चलो इसका आंसर देखो कितना हो रहा है। 11,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 60,000 इंटू 1.1 इंटू डिवाइड बाई 105%। ये आ रहा है तुम्हारा 17,285। ओके, नेक्स्ट लिखो फिक्स्ड ओवरहेड।
देखो फीड ओवरहेड तुम्हारा 10,000 तो था, वो रहेगा, प्लस जो एडिशनल प्लांट या एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसके ऊपर एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 10,000 प्लस कितना एडिशनल प्लांट लगा हुआ है, एडिशनल प्लांट लगा हुआ है तुम्हारा 25 प्लस 12 37 का 10%। हाँ 37 इंटू 10%, ये तुम्हारा एडिशनल डिप्रिसिएशन, ये तुम्हारा एडिशनल डिप्रिसिएशन देखो ये कितना आ रहा है 10,000 प्लस 3700, ये 13,700 से आ जाएगा। 13,700। अब देखो टोटल ओवरहेड कितना आएगा, एक बार कैलकुलेशन करो टोटल ओवरहेड कितना आ रहा है। टोटल ओवरहेड तुम्हारा आ रहा है, खुद कैलकुलेशन करो, 30,700, सॉरी टोटल ओवरहेड तो नहीं, टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट 30,700 प्लस 17,285। अच्छा सॉरी, एक चीज मिस्टेकली मैंने नहीं लिया हूं, वेरिएबल ओवरहेड है ना, और एक चीज लिखो वेरिएबल ओवरहेड। देखो वेरिएबल ओवरहेड 2014 में 16,000 था, बहुत सिंपल, डिवाइड बाई 40,000 इंटू 60,000 यूनिट के लिए कितना होगा, तो 16,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 60,000, ये होगा 24,000। अब टोटल कॉस्ट देखो, टोटल कॉस्ट हो रहा है तुम्हारा 1,38,460। चलो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट होगा तुम्हारा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स दिया हुआ है 1,50,000, माइनस करो टोटल कॉस्ट 1,38,460। सेल्स तुम्हारा 1,50,000 माइनस टोटल कॉस्ट तुम्हारा 1,38,460, तो प्रॉफिट आ रहा है 11,540। प्रॉफिट आ रहा है तुम्हारा 11,540। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें एक ही दिक्कत वाला पॉइंट था कि एफिशिएंसी का एप्लीकेशन, बाकी मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है।
इलस्ट्रेशन 13 रीड करो। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन एक ही बात है। तो इलस्ट्रेशन 13 रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 13। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए फैक्ट्री फॉर ए ईयर आज फॉलोज। एक फैक्ट्री का एक साल का प्रोडक्शन कॉस्ट दे रहा है। डायरेक्ट वेजेस 80,000, डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000, प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड 40,000, वेरिएबल ओवरहेड 60,000। ड्यूरिंग द फोर्थकमिंग ईयर इट इज एंटिसिपेटेड दैट, अगले साल ये सब चेंज होगा। हम सोच रहे हैं कि अगले साल ये सब चेंज होगा। ड्यूरिंग द फोर्थकमिंग ईयर इट इज एंटिसिपेटेड दैट द एवरेज रेट फॉर डायरेक्ट लेबर रेम्यूनरेशन विल फॉल फ्रॉम 0.8 पर आवर टू 0.75 पर आवर। मतलब पिछले साल लेबर रेट पर आवर 80 पैसा था, लेकिन अगले साल 75 पैसा पर आवर हो जाएगा। मतलब 5 पैसा का पर आवर सेविंग होगा। प्रोडक्शन एफिशिएंसी विल रिड्यूस बाय 5%। इस क्वेश्चन में भी एफिशिएंसी का एप्लीकेशन है। बजट क्वेश्चन एक्चुअली मजा नहीं लगेगा अगर एफिशिएंसी का एप्लीकेशन नहीं होगा। तो इसीलिए बजट क्वेश्चन मतलब बजट चैप्टर के लिए तुम्हें एफिशिएंसी का कांसेप्ट अच्छे से समझना होगा। अगर एफिशिएंसी कांसेप्ट तुम अच्छे से नहीं समझोगे तो बजट का लेबर वाला पोर्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हर बजटिंग क्वेश्चन का लेबर या वेजेस कैलकुलेशन में एफिशिएंसी का एप्लीकेशन होगा। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी विल रिड्यूस्ड बाय 5%। प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर मटेरियल्स and services which comprise overhead will remain unchanged. Production in the coming year will increase by 33.13% draw of a production cost budget. ये क्वेश्चन तुम्हें खुद कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सपोर्टिंग रोल प्ले करूंगा, मतलब मैं थोड़ा सपोर्ट करूंगा, लेकिन क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं समझाऊंगा तुम्हें। चलो लिखो, आंसर लिखो कॉपी में। ये ऑलरेडी आंसर हो चुका है मेरा फेस टू फेस बैच में, तो वही आंसर को मैं यूज कर लूंगा। लिखो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। चलो पहले नाम लिखो, जो खर्चे में जो एलिमेंट्स आएगा उसका नाम लिखो। सर मटेरियल तो आएगा, हाँ कैलकुलेशन सीखेंगे बाद में। लिखो मटेरियल। सर लेबर भी आएगा, हाँ। सर फिक्स्ड ओवरहेड आएगा, हाँ। वेरिएबल ओवरहेड भी आएगा, हाँ। चलो पहले ये 4 चीज लिखो, मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। इसका अमाउंट अभी मत लिखो, अमाउंट हम वर्किंग में सीखेंगे। क्या हुआ? दो लाइन जगह छोड़ दो, लिखो वर्किंग। पहले मटेरियल के लिए वर्किंग में लिखो, पहले मटेरियल के लिए, पहले मटेरियल का वर्किंग हम सीखेंगे। ओके चलो एकदम आराम से समझना, ठीक है। आराम से धीरे धीरे समझने के लिए कोशिश करो। पहले समझो, फिर उसके बाद खुद एनालिसिस करोगे। चलो धीरे धीरे लिखो। बोलो मटेरियल का नेचर क्या होगा? सर वेरिएबल होगा,
तो लिखो नेचर वेरिएबल, लो टाइम टाइम लेके लिखो, कोई बात नहीं, अभी तुम लर्निंग फेज में हो तो लर्निंग प्रोसेस में टाइम तो लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे एग्जाम के लिए तो थोड़ा सा सोचना होगा कि टाइम कैसे सेव होगा, मतलब थोड़ा फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करोगे। ठीक, देखो पिछले साल में जो क्वांटिटी था, मतलब प्रोडक्शन यूनिट था, क्या अगले साल में वही प्रोडक्शन क्वांटिटी होगा या प्रोडक्शन क्वांटिटी चेंज हो रहा है? सर प्रोडक्शन क्वांटिटी चेंज हो रहा है। कैसे? जैसे कि प्रोडक्शन इन द कमिंग ईयर विल इंक्रीज बाय 33.13%, मतलब अगले साल प्रोडक्शन 33.33% इंक्रीज होगा। मतलब पिछले साल जो मटेरियल था वो अगर 100 यूनिट्स के लिए, तो नेक्स्ट ईयर मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा 133.33 यूनिट्स के लिए। अब लिखो फिनिश्ड गुड्स क्वांटिटी चेंज 33.1/3% ऑफ, ये जो अपर आरो दिया हुआ है इसका मतलब इंक्रीज। फिर लिखो प्राइस इन्फ्लेशन 0, क्योंकि प्राइस में तो चेंज नहीं हो रहा है। तो मेटेरियल कॉस्ट नेक्स्ट ईयर विल बी, पिछले क्वेश्चन में जो इक्वेशन मैंने दिया था लास्ट ईयर का मेटेरियल, अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैंने लेबर के लिए इक्वेशन दिया था, क्या दिया था? लेबर कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय प्रोडक्शन या क्वांटिटी ऑफ लास्ट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू 1 और 1 प्लस और माइनस चेंज इन रेट इनटू 100 प्लस और माइनस चेंज इन एफिशिएंसी। ठीक है, उसके हिसाब से मेटेरियल के लिए भी हम फॉर्मूला दे सकते हैं, या तो तुम लॉजिकली एनालिसिस करो, नहीं तो शॉर्टकट बेसिस में कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो मेटेरियल के लिए क्या होगा, इसको कॉपी में रफ में लिखो, मेटेरियल के लिए क्या होगा? कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय क्वांटिटी लास्ट ईयर इनटू क्वांटिटी करंट ईयर इनटू 1 और प्लस माइनस प्राइस इन्फ्लेशन। मेटेरियल के लिए एफिशिएंसी तो नहीं आएगा, मेटेरियल के लिए एफिशिएंसी नहीं आएगा। अब बोलो क्वांटिटी लास्ट ईयर क्या था, सॉरी कॉस्ट लास्ट ईयर क्या था? 2000, मतलब डायरेक्ट मेटेरियल 1,20,000 था, डिवाइड बाई 100 इंटू 133.33, क्योंकि प्रोडक्शन 133.33% इंक्रीज हुआ है, इंटू 1 ही होगा, 1 प्लस और माइनस 0 होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन चेंज नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर सी रीड करो, प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर मटेरियल एंड सर्विसेज एक्सेट्रा विल रिमेन अनचेंज्ड। और रेट चेंज हुआ है लेबर में, ये देखो कितना हो रहा है 1,20,000 1,60,000 हो रहा है। तुम ये फॉर्मूला कॉपी में लिखो, ये लेबर सॉरी मेटेरियल के लिए। देखो कैलकुलेशन, $1,20,000 इंटू मैंने डायरेक्टली ले लिया कि 1 प्लस 33.33%। तुम ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड बाई 100 इंटू 133.33 इंटू 1 प्लस 0% और 1,60,000 आ रहा है। ठीक है,
इतना स्लो नेटवर्क आज है ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है रिकॉर्डिंग में। फिर भी हम कोशिश तो करेंगे क्लास को ख़त्म करने के लिए। तो चलो, मटेरियल हो गया 1,60,000। अब लिखो लेबर। लेबर के लिए वर्किंग नोट बनाओ। लिखो वर्किंग नोट्स फॉर लेबर। एकदम धीरे धीरे लिखो, कोई बात नहीं। लिखो फॉर लेबर, वर्किंग लेबर का एनालिसिस सीखो, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर समझो, लिखो। मैं टाइम दे रहा हूं, टाइम में मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूं, जितना टाइम लगेगा मैं दे सकता हूं। लिखो एफिशिएंसी, पहले देखो एफिशिएंसी। लास्ट ईयर 100% था। क्यों? लास्ट ईयर को तो हमेशा 100% ही अज्यूम करना पड़ेगा। करंट ईयर में पॉइंट नंबर बी रीड करो, प्रोडक्शन एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस्ड बाय 5%। मतलब करंट ईयर का एफिशिएंसी 95% होगा। तो लिखो लास्ट ईयर का एफिशिएंसी 100%। 100% को अगर मैं एक 1 समझूं तो 95% को मुझे 0.95 समझना पड़ेगा। ओके, लास्ट ईयर का लेबर कॉस्ट कितना था? 80,000। करेंट ईयर का लेबर कॉस्ट हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का लेबर रेट कितना था? 0.8। इस साल में 0.75। चलो देखो, अगर शॉर्टकट में मैं कैलकुलेशन करना चाहूंगा तो बहुत इजी में आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में नहीं जाना चाहता हूं। ठीक है, मुझे लॉजिकली आंसर देना पड़ेगा। लॉजिक चाहिए, क्योंकि जितना लॉजिक तुम्हारा दिमाग में क्रिएट होगा तुम उतना आगे जाओगे। चलो देखो, लास्ट ईयर में लेबर कॉस्ट 80,000 रुपीज था। लास्ट ईयर में पर आवर 0.8 था। तो लास्ट ईयर का लेबर आवर कितना था? सर 80,000 पर आवर 0.8 यानी 1,00,000 आवर। तो लिखो लास्ट ईयर का लेबर आवर 80,000 डिवाइड बाई 0.8 इज इक्वल टू 1,00,000 आवर। लास्ट ईयर का अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी में 1000 ले लो तो करेंट ईयर का 1333 हो जाएगा। तुम 100 लोगे तो इस साल मतलब करेंट ईयर में अगर तुम 100 लोगे तो करेंट ईयर में 133.33 होगा। मैं फ्रैक्शन को हटाने के लिए 1000 ले आऊं। तुम 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो लिखो प्रोडक्शन क्वांटिटी 1000 यूनिट्स 1333 यूनिट्स। समझने के लिए दो चीज चाहिए। पहले तुम्हारे पास जोश होना चाहिए कि हाँ मैं इसको समझूंगा। अगर खुद को बोर होने के लिए कोशिश करोगे तो पढ़ाई तुम्हारे द्वारा नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम सोचोगे चलो मैं टीचर चेंज कर दूं, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अगर खुद के अंदर जोश क्रिएट नहीं करोगे, पढ़ने का इच्छा शक्ति नहीं होगा, तो चाहे तुम जिसके पास भी जाओ नहीं होगा। ठीक है, हाँ जो नहीं पढ़ाता है
शॉर्टकट में जाते हैं उनका क्लास तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा। हर अच्छे चीज डिफिकल्ट लगता है, हर अच्छे चीज डिफिकल्ट लगता है, हर डिफिकल्ट काम का अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर पढ़ने में तुम्हें दिक्कत हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तुम यही सोचो कि तुम्हें आगे एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर पढ़ने में तुम्हें बहुत इजी हो रहा है, एकदम बहुत मजा लग रहा है, ये सोचो कि उसका एंड रिजल्ट बहुत खतरनाक होगा। बहुत टीचर क्या करते हैं ना, क्लास में बातचीत करते हैं, पढ़ाते हैं बहुत कम, ठीक है, मतलब बहुत कम पढ़ाते हैं, फिर भी उन लोगों का क्लास, उनका क्लास तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारा मन में पढ़ने का इच्छा शक्ति नहीं होता है। जिनके मन में पढ़ने का इच्छा शक्ति होगा, जोश होगा, उनको वो क्लास अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो टीचर चूज करने से पहले कंपेयर करो। 2 घंटा अगर क्लास में बैठोगे, 1 घंटा मतलब बातचीत में चला जाएगा, तो पढ़ाई करोगे 1 घंटा, डेफिनेटली तुम्हें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि दिमाग के ऊपर प्रेशर तो नहीं पड़ेगा ना। लेकिन उसका एंड रिजल्ट बहुत खतरनाक होगा। अगर 2 घंटा बैठोगे, 2 घंटा ही पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअली एनालिसिस होगा, बहुत प्रेशर आएगा दिमाग के ऊपर, फिर भी क्लास में ही लगेगा कि ये क्लास कब खत्म होगा। अगर ऐसा क्लास तुम करोगे, मान लो ऐसे 50 या 60 क्लास अगर तुम कर दोगे, तो तुम्हारा मेहनत तो खत्म हो जाएगा, जिंदगी भर तुम रिटर्न कमाओगे, जिंदगी भर तुम्हें रिटर्न मिलेगा। सोचो आगे कितना खुशी लगेगा। तो इसीलिए किसी ने महापुरुष ये बात कहते थे कि हर डिफिकल्ट रोड का एक अच्छा डेस्टिनेशन होता है। हर डिफिकल्ट रोड का मतलब हर डिफिकल्ट रास्ते का एक अच्छा डेस्टिनेशन होता है। अगर तुम्हारा रास्ता जितना डिफिकल्ट होगा, जितना हर्डल्स होगा तुम्हारा रास्ता में, तुम्हें उतना अच्छा डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब रास्ता में तुम जा रहे हो, जाने के लिए अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो दुख मत करो, क्योंकि तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सामने तुम्हारा अच्छे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। चलो, मैं तो ज्यादा मोटिवेशन नहीं करता हूं, क्यों? सेल्फ मोटिवेट होने के लिए कोशिश करो, ठीक है। मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा कितने दिन? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में तुम्हें मोटिवेट कर दूंगा। जिंदगी भर तो तुम्हें मोटिवेशन नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें ग्रोथ जिंदगी भर चाहिए, ठीक है। जब तुम मरोगे, मतलब जब तुम्हारा डेथ होगा, उससे पहले भी तुम सोचोगे कि चलो थोड़ा ग्रोथ अचीव कर लो। तो मरने से पहले भी ग्रोथ चाहिए हमें, तो मरने तक भी मुझे ग्रोथ चाहिए। क्या मैं तुम्हें मरने तक मोटिवेशन कर सकता हूं? नहीं। तो इसीलिए हाँ, मैं तो 1-2 साल के लिए तुम्हें मोटिवेट कर दूंगा। जितने बार तुम मेरा यूट्यूब चैनल का क्लास देखोगे, मोटिवेट हो जाओगे। लेकिन कितने दिन? तुम सेल्फ मोटिवेट होने के लिए कोशिश करो। अगर एक बार तुम सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे, तो और तुम्हें किसी का जरूरत नहीं होगा, किसी का मदद नहीं लेना पड़ेगा। चलो, इसीलिए मैं क्लास में स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं करता। हाँ, थोड़ा सा जितना जरूरत होता है मैं उतना मोटिवेट करता हूँ। चलो, कोई बात नहीं। लास्ट ईयर मैंने 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन किया था, ये मेरा अजम्पशन। 1 लाख घंटा मैंने यूज किया था। तो टाइम फॉर यूनिट्स 100 आवर। क्यों? 1 लाख घंटा डिवाइड बाई 1000 यूनिट्स। टेक लास्ट ईयर आज स्टैंडर्ड, एक्चुअल आउटपुट 1333। ये लॉजिकल एनालिसिस है। अगर तुम शॉर्टकट में आंसर चाहोगे तो मैं एक लाइन में भी आंसर दे दूंगा। चलो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, देखो एक्चुअल आउटपुट तो 1333 होगा ना,
तो स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट के लिए 100 घंटा, तो 1333 यूनिट के लिए 133300 आवर। अब एफिशिएंसी का कंसेप्ट आएगा। देखो, इसको कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो, इसको कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि समझने के लिए कोशिश करो, खुद एनालिसिस करो। चलो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट हो गया 133300। अब देखो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम, तो करंट ईयर का एफिशिएंसी 0.95, करंट ईयर का एफिशिएंसी 0.95 यानी 95%। तो स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू 133300 डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय 0.95, 14315। तो लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर, रेट पर आवर तो 0.75 होगा, तो लेबर कॉस्ट आ रहा है तुम्हारा 1,05,236। कॉपी करो, अगर कॉपी नहीं की हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके कॉपी करो, ठीक है। मैं जो कह रहा हूं मेरे हिसाब से आगे चलो, समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहले वीडियो को पीछे करो, यहां तक नोट्स लिखो, ठीक है। फिर नोट्स लिखने के बाद वीडियो को पीछे करोगे और 2 बार या 3 बार देखोगे ये 105-236 तक। फिर उसके बाद मैं शॉर्टकट आंसर दे दूंगा। देखो, ये लॉजिकल आंसर अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो तुम यही सोचो कि तुम्हारा एग्जाम में तो हो जाएगा, क्योंकि मैं शॉर्टकट रास्ता ऑलरेडी दे रखा हूं, लेकिन ग्रोथ नहीं होगा, तुम खुद एक टीचर नहीं बन पाओगे। पास तो हो जाएगा, जॉब मिल जाएगा, अच्छा सैलरी भी मिलेगा, लेकिन एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हो। कल मान लो कि तुम्हारा जो फ्यूचर जनरेशन आएंगे उनमें से कोई सीए या सीए में एडमिशन किया, तो कस्टिंग पेपर के लिए फिर तुम सजेस्ट करोगे मेरे पास कि जाओ देव सर के पास पढ़ो। क्यों? अगर तुम कस्टिंग पढ़ के जा रहे हो तो तुम्हारा फ्यूचर जनरेशन में जो भी आएंगे उनको तो तुम पढ़ा सकते हो ना। सर टाइम नहीं होगा, टाइम होगा, क्यों नहीं होगा? खुद का फैमिली के लिए तो कुछ तो टाइम देना पड़ेगा ना। सर हमारा फ्यूचर जनरेशन में कोई सीए में नहीं करेंगे, तो बात तो खत्म हो गया। अगर तुम ऐसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करोगे मुझे तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मान लो तुम्हारा फ्यूचर जनरेशन में कोई ना कोई सीएससी में एडमिशन करेंगे, तो तुम एक क्वेश्चन उनको समझाना पड़ेगा, तो इसीलिए लॉजिकल आंसर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो शॉर्टकट का आंसर लिखते हैं। बोलो, लेबर कॉस्ट का इक्वेशन मैंने क्या दिया था? लेबर कॉस्ट लास्ट ईयर डिवाइड बाई क्वांटिटी लास्ट ईयर इंटू क्वांटिटी करंट ईयर इंटू 1 प्लस और माइनस चेंज इन रेट इंटू 1/1 प्लस और माइनस चेंज इन एफिशिएंसी। ये 1 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। चलो ये इक्वेशन तो याद है ना? हाँ, देखो कितना अच्छा मिलेगा, मतलब कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये शॉर्टकट है ना। लेकिन शॉर्टकट बहुत खतरनाक। लास्ट ईयर का लेबर कॉस्ट कितना था सर? ओ सर लास्ट ईयर का लेबर कॉस्ट 80,000 था, डिवाइड बाई 100 इंटू 133.33। ये फ्रैक्शन को इग्नोर करने के लिए मैंने 1000 लिया था,
ये लास्ट ईयर का क्वांटिटी, ये करंट ईयर का क्वांटिटी। चलो, लास्ट ईयर का रेट 0.8 था, हाँ लास्ट ईयर का रेट 0.8 था। अब करेंट ईयर में 0.75, कितना गिरा 0.05, 0.05 0.8 का कितना परसेंट, तो 0.05 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 100, 0.05 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 100, 6.25% डिफ्लेशन हो रहा है। वेजेस रेट में 6.25% डिफ्लेशन हो रहा है, तो इंटू 1 माइनस 6.25%, प्राइस गिर रहा है ना, इंटू 1 डिवाइड बाई 100 माइनस 5%, क्योंकि एफिशिएंसी 5% डिक्रीज हो रहा है। एक कैलकुलेशन करो, 80,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 133.3333 इंटू 1 माइनस 6.25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.9375, तो इंटू 0.9375 डिवाइड बाई या इंटू 1 बाई 95%, ये आ रहा है 105,263, 105,263। देखो शॉर्टकट आंसर कितना इजी से मिल गया, लेकिन कंसेप्ट कितना टॉप था। तुम क्या चाहते हो, शॉर्टकट या कंसेप्ट? सर मैं तो कंसेप्ट चाहता हूं। चलो लेबर कॉस्ट लिखो 105,236। फिक्स्ड ओवरहेड, इसके लिए कोई वर्किंग नहीं दरकार नहीं, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड 40,000 दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड में देखो, यहाँ पे तो एफिशिएंसी या प्राइस इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं है, तो 60,000 था, डिवाइड बाई 100 इंटू 133.33 करोगे, क्योंकि क्वांटिटी चेंज हुआ है, यानी 1 प्लस 33.33%, 80,000, तो तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है 3,85,236। तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है 3,85,236। काम करो, ये क्वेश्चन को और 2 बार नहीं 5 बार प्रैक्टिस करो। अगर 5 बार तुम प्रैक्टिस करोगे, ये जो आज जो दोनों क्वेश्चन मैंने किया था ना, इलस्ट्रेशन 12 इलस्ट्रेशन 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो क्वेश्चन को 5 या 6 बार प्रैक्टिस करो, बजटिंग का एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हो जाएगा। चलो आज के क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।